नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सैदाबाद प्रयागराज। मैं आज उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रांगण में स्थित ई कंटेंट स्टूडियो में आज मेरा लेक्चर है और मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि डायरेक्टर साहब ने हमें मौका दिया कि हम आप लोगों के लिए कुछ ई कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें, कुछ अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर कर सकें। सबसे पहले मैं बता दूं, ये बहुत ही क्रांतिकारी योगदान है डायरेक्टरेट का, अपने डायरेक्टर साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के जो नॉलेज हैं वो उनके तक पहुँचे, ई कंटेंट के माध्यम से पहुँचे। ये बहुत ही अच्छा योगदान है, शुरुआत है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने डायरेक्टर साहब का। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके सामने कुछ नॉलेज आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो मेरा टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो रिएक्शन मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में रिएक्शन मैकेनिज्म है। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के 3 यूनिट को मैं कोशिश करूंगा आपके साथ ई कंटेंट उसके शेयर करने की। और सबसे पहले मैं बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। जैसे टाइटल जो है वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसे इसके टाइटल से ही स्पष्ट है कि यह पूरी केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल है। अगर आप फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं तो पूरी केमिस्ट्री आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और चूंकि हमारे गवर्नमेंट का ये उद्देश्य रहा है कि हम लोग सबसे पहले हमारे देश के हमारे जो पुराने वैज्ञानिक जो रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनके बारे में भी हम जानें। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें मालूम ही नहीं था कि हमारे देश के कौन से वैज्ञानिक या हमारे देश के किन लोगों का योगदान केमिस्ट्री में है, नहीं है, ये हम लोग नहीं जानते थे। सीधे हम लोग टॉपिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते थे और फॉरेन ऑथर्स, फॉरेन राइटर्स के बारे में जानते थे। जो फॉरेन की किताबें होती थी उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती थी। इसी उद्देश्य से एनईपी में जो हम लोगों को पहला चैप्टर ही दिया गया है वो इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट्स। मतलब इंडियन केमिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन एंशिएंट केमिस्ट्री में, उसका हम लोग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। इसके लिए एनईपी में हम गवर्नमेंट ने बकायदा इस पहले ही टॉपिक यानी पहला ही टॉपिक आपको यही दिया है ताकि आप इनके बारे में जान सकें कि हमारे इंडियंस जो साइंटिस्ट थे वो उनका क्या केमिस्ट्री में योगदान रहा है। फिर जो हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, जो 3 ब्रांच है केमिस्ट्री की मेन। इसके अलावा भी बहुत सारी ब्रांच है केमिस्ट्री की, लेकिन ये 3 ब्रांच मेन है बेसिकली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो बीएससी पार्ट 1 में आप लोग को पीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से लिया गया है। बेसिकली जो फाउंडेशन होता है या आपका जो फंडामेंटल होता है वो इनऑर्गेनिक से स्टार्ट होता है, फिर ऑर्गेनिक पे आता है, फिर हम फिजिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में जो आपका मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है जिसमें हम मॉलिक्यूलर पोलैरिटी देखते हैं और बहुत सारे वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तीसरा जो टॉपिक है आपका वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग, जिसको हम लोगों ने जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे इसको केमिकल बॉन्डिंग से नाम से जानते थे। अब फिलहाल है सिंपल बॉन्डिंग, थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से बॉन्डिंग थ्योरी हैं, इसमें बहुत सारे बॉन्डिंग थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं, वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं। ये सारा इसमें दिया हुआ है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये केमिस्ट्री में आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए कि ऑर्बिटल कैसा होता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है, ओवरलैपिंग से कैसे बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है, वेस्पर थ्योरी से हम किसी मॉलिक्यूल का शेप कैसे दिखाते हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको पढ़ना है। फिर जो चौथा टॉपिक है वो भी आपका इनऑर्गेनिक से बिलोंग करता है और वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब जब आपने एटम के बारे में जान लिया, एटम कैसे बॉन्डिंग कर रहा है ये सब जान लिया, तो ये भी जानने की जरूरत है कि एटम की प्रॉपर्टी
पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं जाने पे कैसे बढ़ती या घटती है, या ऊपर से नीचे आने पे किस तरह से घटती या बढ़ती, उन सब चीजों के बारे में इसमें दिया गया है। कौन कौन से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं या कौन कौन से एटॉमिक प्रॉपर्टीज है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ते हैं, एटॉमिक साइज पढ़ते हैं, आयनिक साइज पढ़ते हैं, सीडिंग पढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ते हैं, वो सारी चीजें इसमें आपको पढ़ाई जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5वें यूनिट से स्टार्ट होता है। हम लोग यहाँ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें आप हाइब्रिडेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, डीलोकलाइजेशन, नॉन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, क्लैथरेट, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, डायपोल मोमेंट, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये 2 टॉपिक हमें विधिवत पढ़ना है। हम थोड़ा सा आपको सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, हम थोड़ा सा आपको सीक्वेंस से पढ़ाएंगे कि कौन सा टॉपिक या कौन से टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक बाद में पढ़ने चाहिए। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पहले किस टॉपिक को हम पढ़ें ताकि उसका आगे यूटिलाइजेशन हो। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म आप जानेंगे तभी आप आगे के टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट, हम ये बता रहे थे कि ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन के दौरान ऐसी स्थिति होती है जहां पे कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं, कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, और ये दोनों प्रोसेस मतलब अभी कंटिन्यू होता है, कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए चूंकि प्रोसेस, रिएक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ बॉन्ड धीरे धीरे बन रहे हैं, कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं, तो उस स्थिति में या उस सिचुएशन में हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर प्रोसेस में है तो उस समय आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। तो ट्रांजिशन स्टेट वही स्थिति होती है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो प्रोसेस में होता है, अंडर प्रोसेस होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग अंडर प्रोसेस होता है, इसलिए हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट में क्या होता है, इंटरमीडिएट में जो भी बॉन्ड टूटना होता है या जो बनना होता है वो हेलो हेलो इसलिए फिर से इसलिए इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो बेसिक डिफरेंस आइसोलेशन का है कि ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट हम नहीं कर सकते हैं और इंटरमीडिएट को हम बड़े आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं। साउंड चला गया सर, साउंड चला गया। हेलो हेलो ये ठीक है, ठीक है। हेलो ट्रांजिशन स्टेट, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ये आपकी एनर्जी होती है, ये आपकी एनर्जी होती है, ये एनर्जी का कोऑर्डिनेट है, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है। रिएक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है उससे हम देखते हैं। रिएक्टेंट हमारा है, रिएक्टेंट का मतलब इसमें सबस्ट्रेट भी होगा और रिएजेंट भी होगा। यहाँ पे सबस्ट्रेट भी होगा और रिएजेंट भी होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, एक एनर्जी मैक्सिमा बनाएंगे, और इसी एनर्जी मैक्सिमा को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और ये प्रोडक्ट बनता है। ये जो एनर्जी होती है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी होती है, यही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, EA एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। यानी कि जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, फिजिकल एक्टिवेशन थ्योरी के अनुसार ये दोनों जब कोलाइड करते हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है। अगर वो एनर्जी इतने के बराबर हुई तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर उस कोलिजन से एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है तो फिर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बैक हो जाते हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में। इसी मैक्सिमा को, एनर्जी मैक्सिमा को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जैसे ये मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप बड़े आसानी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, जैसे आप अगर यहां देखें, यहां पे आप देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी
तो ऑर्गेनिक बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशन, ये बेसिक हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इसके इन सारे इफेक्ट्स के पढ़ने के बाद हम लोग बाकी और कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। तो पूरा 5वां यूनिट, 6वां यूनिट और 7वां यूनिट मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा, ई कंटेंट शेयर करूंगा। आपके बीएससी पार्ट 1 में कुछ कंप्यूटर का भी सिलेबस है और कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब आते हैं हमारा, यहां से हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या? देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि ये हमारा इस साइड कोई भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन का लेफ्ट साइड हम रिएक्टेंट कहते हैं और राइट साइड को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड जो भी रिएक्टेंट होते हैं, मतलब जो भी सबस्ट्रेट होते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और राइट हैंड साइड के सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म ये होता है कि कैसे ए और बी किस तरह से आपस में मिलके सी और डी बना रहे हैं, उनका ही स्टेप वाइज हम एनालिसिस करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, स्टेप वाइज हम एनालिसिस करते हैं ए और बी किस तरह से आपस में रिएक्ट करके कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, एनर्जी चेंजेस कैसे हो रहे हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए हम लोग रिएक्टेंट को कैसे प्रोडक्ट में बदलते हैं, ये हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में देखते हैं। और एक हम चीज बता दें, रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है वो हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस, रिएक्शन मैकेनिज्म टोटली इज हाइपोथेसिस। ठीक है, मतलब हम एक जो भी केमिस्ट्री के रूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक प्रेडिक्शन देते हैं, एक अंदाज देते हैं, एक अंदाजा देते हैं कि हमारा ए और बी इस तरह से रिएक्ट करके सी और डी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, उसका रियलिटी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता, इसीलिए हम इसको हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस है ये, रियल नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए कभी कभी देखिए आप लोग अगर बहुत अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कोई कोई रिएक्शन मैकेनिज्म जो दिया होता है उसका रिएक्शन मैकेनिज्म पता चलता है कि 1965 या 1970 के बाद उसकी मैकेनिज्म चेंज हो गई। वो क्यों चेंज हो गई? इसलिए क्योंकि उससे पहले जो मैकेनिज्म का हाइपोथेसिस दिया गया था वो फेल हो गया। दूसरे किसी वैज्ञानिक ने या किसी साइंटिस्ट ने या किसी केमिस्ट ने बढ़िया दे दिया कि नहीं ये सही है और उसका एविडेंस दे दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। इसलिए मैकेनिज्म डे बाय डे चेंज होता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो इस समय आप मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं वो आगे चल के हो सकता है कि चेंज हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम मैकेनिज्म जो होता है वो टोटली क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है। जब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। अब आप लोग सोचते होंगे कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिससे एक ही मॉलिक्यूल रहता है और वो बी में कन्वर्ट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए का ही एक सबस्ट्रेट की तरफ बिहेव करेगा, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल रिएजेंट की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन नहीं हो सकता है, वो आपस में टकरा के कुछ और बना सके। ठीक है, अब सबस्ट्रेट और रिएजेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सबस्ट्रेट और रिएजेंट को हम लोग डिफाइन कैसे कहते हैं? तो सबस्ट्रेट क्या डिफाइन होता है? सबस्ट्रेट इज ए स्पीसीज एट विच रिएजेंट अटैक। सबस्ट्रेट वह स्पीसीज है जिस पे रिएजेंट अटैक करता है। जैसे सपोज करिए कि हम कोई एक एग्जांपल ले लें, सपोज करिए कि हमने CH3Br लिया और OH माइनस से हमने रिएक्ट कराया, OH माइनस यहाँ अटैक किया और Br निकल गया तो बन गया CH3OH और Br माइनस। ठीक है, तो जो स्पीसीज अटैक कर रहा है, यहां पे देखिए कौन सा स्पीसीज अटैक कर रहा है? ये स्पीसीज अटैक कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे रिएजेंट। द स्पीसीज विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट आर कॉल्ड रिएजेंट। और जिस पे अटैक होता है
किस पे अटैक हो रहा है, इस पे अटैक हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट को हमने कैसे डिफाइन किया, सबस्ट्रेट इज द स्पीसीज एट विच रिएजेंट अटैक, जिस पे रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है। और रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट इज ए अटैकिंग स्पीसीज, जो अटैक करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, जैसे हमने एल्किल ब्रोमाइड लिया है और उस पे OH माइनस का हमने अटैक किया है। ठीक है, तो OH माइनस आपका अटैक कर रहा है इसलिए रिएजेंट हो गया, और इस पे अटैक हो रहा है इसलिए सबस्ट्रेट हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम ये देखें कि जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो किसके किसके बीच में हो रहा है। तो हम पहला केस हम ये लेते हैं कि हमारा जो भी रिएक्शन हो रहा है, हमारा जो भी रिएक्शन हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रहा है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पीसीज के बीच में हो रहा है। यानी एक ऑर्गेनिक स्पीसीज है और दूसरा इनऑर्गेनिक स्पीसीज। जैसे देख लीजिए, हमने यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड लिया है, ये आपका ऑर्गेनिक स्पीसीज है, और OH माइनस लिया है, ये आपका इनऑर्गेनिक स्पीसीज है। ये क्या है, इनऑर्गेनिक स्पीसीज है, ये यहां होना चाहिए था। ठीक, इनऑर्गेनिक स्पीसीज है। तो अगर रिएक्शन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पीसीज के बीच में होगा तो ऑलवेज जो ऑर्गेनिक स्पीसीज होगा वो सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा, और इनऑर्गेनिक जो स्पीसीज होगा वो ऑलवेज रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। एक्चुअली होता क्या है, जो इनऑर्गेनिक स्पीसीज होता है ये इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती, ये हाई चार्ज डेंसिटी होती है, इस पे क्या होती है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, और इस पे हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से इसके अटैक करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसके अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होती। और जो यहां ऑर्गेनिक स्पीसीज होता है ये लेस चार्ज डेंसिटी का होता है, लेस चार्ज डेंसिटी, इसमें चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब आप खुद देख लीजिए, यहां पे कंप्लीटली, यहां पे क्या, कंप्लीटली निगेटिव चार्ज जनरेट है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है यहाँ। और यहाँ क्या है, चूंकि ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इस पे पार्सल निगेटिव और कार्बन पे पार्सल पॉजिटिव, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक स्पीसीज लेस चार्ज है, लेस चार्ज डेंसिटी है, जबकि इनऑर्गेनिक स्पीसीज पे चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इसीलिए इनऑर्गेनिक स्पीसीज अटैक करने की टेंडेंसी रखेगा। अटैक करने की टेंडेंसी का मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, और ऑर्गेनिक स्पीसीज कैसे बिहेव करेगा, सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इफ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू ऑर्गेनिक स्पीसीज, अगर रिएक्शन दो ऑर्गेनिक स्पीसीज के बीच में हो रहा है तो क्या होगा, हम लोग देखें थोड़ा सा। दो ऑर्गेनिक स्पीसीज के बीच में रिएक्शन हो रहा है, ऑर्गेनिक, टू ऑर्गेनिक स्पीसीज यानी दोनों स्पीसीज ऑर्गेनिक है, तो ये सॉरी, तो ऑर्गेनिक स्पीसीज सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा, जिसपे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। इस ऑर्गेनिक स्पीसीज मतलब लेस चार्ज डेंसिटी ऑर्गेनिक स्पीसीज बिहेव्स एज सबस्ट्रेट, एंड more charge density, more charge density organic species behaves as reagent। ये बिल्कुल क्लियर है कि जिस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ये रिएजेंट हमेशा हाई चार्ज डेंसिटी का रहेगा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इसीलिए इसका रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, अटैक करने की टेंडेंसी होगी, और सबस्ट्रेट ऑलवेज लेस चार्ज डेंसिटी का होगा, चार्ज डेंसिटी का सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, इसीलिए इफ रिएक्शन टेक प्लेस इन बिटवीन टू ऑर्गेनिक स्पीसीज देन स्पीसीज विथ लेस एक्सेस चार्ज डेंसिटी इज रिएजेंट, मतलब जिस पे चार्ज डेंसिटी एक्सेस हो यानी ज्यादा हो वो रिएजेंट की बिहेव करेगा, एंड अदर वन लेस चार्ज डेंसिटी इज सबस्ट्रेट, जिस पे चार्ज डेंसिटी कम होगी वो हमेशा किस तरह बिहेव करेगा, सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्लियर है कि अगर दोनों स्पीसीज ऑर्गेनिक है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ज्यादा चार्ज डेंसिटी वाला रिएजेंट होगा और कम चार्ज डेंसिटी वाला आपका सबस्ट्रेट होगा। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, आपको देख सकते हैं आप लोग, यहां हमने दोनों ऑर्गेनिक पार्ट लिया, देखिए ये भी ऑर्गेनिक पार्ट है, टर्सरी, ये H नहीं होगा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, और हम इसका बेस से एक रिएक्शन करा रहे हैं। एक्चुअली इलिमिनेशन रिएक्शन है, इलिमिनेशन रिएक्शन है, ये क्या है, इलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी ऑर्गेनिक है और ये भी क्या है, ऑर्गेनिक है। दोनों सबस्ट्रेट
दोनों रिएक्टेंट ऑर्गेनिक ही हैं, लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है क्योंकि यहाँ पार्शियल चार्जेस हैं और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इसलिए जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा वो कैसे बिहेव करेगा, रिएजेंट की तरफ बिहेव करेगा, ये इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक होगा। और जिस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे चार्ज डेंसिटी कम होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, सबस्ट्रेट की तरफ बिहेव करेगा। बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट पे। ट्रांजिशन स्टेट क्या हो ये आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? देखिए कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी अगर रिएक्शन होता है, अगर किसी भी रिएक्शन की हम बात करते हैं, किसी भी रिएक्शन की हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट मिलेंगे और ये दोनों मिलके डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। पहले ये क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं या फिर इंटरमीडिएट बनाते हैं, या फिर क्या बनाते हैं भाई, इंटरमीडिएट बनाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट। और फिर जाके ये किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग कोई भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है। रिएक्टेंट्स यानी सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट फर्स्ट अटैक विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से अटैक करके हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनाते हैं और उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ये बनना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में एक थ्योरी पढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में क्या होता है, आप लोग कहते हैं कि दो रिएक्टेंट जब टकराते हैं एक दूसरे से और उस टक्कर से एक एनर्जी जनरेट होती है। अगर वह एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हुई तब तो टक्कर, मॉलिक्यूल का जो टक्कर है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर उसके बराबर नहीं हो तो वो बैक हो जाता है रिएक्टेंट साइड में। यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको आप लोग जानते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने दिखाया यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है वही क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। हमने दिखाया है, इट इज डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी अवेलेबल टू रिएक्टेंट्स फॉर ए केमिकल रिएक्शंस टू अकर। किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए या होने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी जरूरत होती है वही क्या कहलाती, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और देखिए ये ग्राफ आप लोग बहुत बनाए होंगे, इस तरह का ग्राफ आगे ग्राफ हमने बनाया है, इस तरह ग्राफ आप लोग बनाए होंगे, इस तरह से काफी ग्राफ बनाए होंगे। यही आपका क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जो होता है, ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा सिचुएशन है जैसे आपके सबस्ट्रेट और रिएजेंट अटैक किए, तो जब अटैक करेंगे तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ बॉन्ड नए बॉन्ड बनेंगे। ट्रांजिशन स्टेट ऐसा स्टेज होता है जहां पे कुछ नए बॉन्ड धीरे धीरे बनते हैं और कुछ पुराने बॉन्ड धीरे धीरे टूटते हैं, और ये प्रोसेस अंडर प्रोसेस रहता है, मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं रहता है, ये प्रोसेस में रहता है। तो वो जो स्टेज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ टेक प्लेस मतलब साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, और वही स्टेज क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज अ केमिकल स्पीसीज विच हैज ओनली फेल्टिंग एग्जिस्टेंस, बहुत कम एग्जिस्टेंस होता है, बहुत कम समय के लिए बनता है, एंड रिप्रेजेंट्स एन एनर्जी मैक्सिमा ऑन द रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे जिसकी एनर्जी सबसे ऊपर होगी यही आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा भी जाता है आपसे कि ट्रांजिशन स्टेट को भाई आइसोलेट हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जबकि इंटरमीडिएट कैन बी आइसोलेटेड। सभी इंटरमीडिएट तो नहीं आइसोलेट होते, लेकिन कुछ इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट बना हुआ है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है या निकलती है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कैसे हम पहचानेंगे, आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट देख के बड़े आसानी से आप जान सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। देखने से सीधे रहेगा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है
और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ऑब्वियस सी बात है अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो जो ये एनर्जी गैप है इतनी एनर्जी इसको निकालनी पड़ेगी, तभी वो एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये इस तरह से कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अगर मैं दूसरा एक कोऑर्डिनेट ले लूं जहां मैं रिएक्टेंट की एनर्जी को कम कर दूं और प्रोडक्ट की एनर्जी को बढ़ा दूं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, ये कब होगा, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा, जब इतनी एनर्जी से, जब इसे इतनी एनर्जी इसको बाहर से दी जाएगी तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब इसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, कंज्यूम होने का मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बड़े आसानी से आप किस बेसिस पे, सिर्फ आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट देख के आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक। ट्रांजिशन स्टेट के बारे में हमने बता ही दिया आपको कि ये आइसोलेट नहीं किया जा सकता, और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमने बता दिया। एक देखिए मैंने एक ट्रांजिशन स्टेट आपको यहाँ बना के दिखाया है। एक्चुअली ये SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म का ये SN2 मैकेनिज्म है ये, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पीछे से अटैक कर रहा है और आयोडीन निकल रहा है। तो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो देखिए कैसे बनता है, हम दिखा रहे हैं आपको। न्यूक्लियोफाइल धीरे 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 इससे अटैच होता है और धीरे 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 आयोडीन निकलता है, मतलब कि ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यही क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट। इसी को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और जो एनर्जी देखिए हमने यहाँ दिखाया स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, फिर ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है। और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, जैसे एक रिएक्शन होता है डिल सेल्डर रिएक्शन, जिसको हम आपको बता दे रहे हैं। डिल सेल्डर रिएक्शन एक होता है, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, डाइईन होता है और डाइनोफाइल होता है, और इसको हम हीट करते हैं। बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत नहीं होती, 40 डिग्री भी कर देंगे तब भी ये बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसमें ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और अगर ध्यान से आप देखें तो ये फॉर्मिंग ब्रेकिंग फॉर्मिंग ब्रेकिंग फॉर्मिंग ब्रेकिंग, और फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। तो ये भी ट्रांजिशन स्टेट है। देखिए इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अंडर प्रोसेस है। जो टूटने वाले बॉन्ड है वो भी टूट रहे हैं धीरे धीरे, और जो बनने वाले बॉन्ड हैं वो भी धीरे धीरे बन रहे हैं। इसलिए यह ट्रांजिशन स्टेट हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों अंडर प्रोसेस है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन का हमने आपको एग्जांपल दिया जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट हमने यहाँ फिर दिखाया है और थोड़ा ऑर्बिटल पिक्चर के साथ दिखाया है, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ जाए बढ़िया से कि कैसे ये हो रहा है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, और ये न्यूक्लियोफाइल इससे धीरे धीरे जुड़ रहा है, और ये जो एक्स है यानी लिविंग ग्रुप है वो धीरे धीरे इससे निकल रहा है, और दोनों सेंटर से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कोई टूट गया है, दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं। और इसलिए ये और ये दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। इसलिए यह जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आइसोलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग अंडर प्रोसेस है, प्रोसेस में है, कोई भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया भी, रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग कैसे डिफाइन, हमने कहा था कि स्टेप वाइज पाथ कि कोई रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं, इन सारा जो स्टेप वाइज जो प्रोसेस होता है उसी पूरे प्रोसेस को मिला के हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। ए डिटेल्ड
step wise description of a pathway by which reactant is converted into product known known as reaction mechanism. मतलब डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन किसका, ऑफ ए पाथ बाय विच रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होता है वही क्या कहलाता है, हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। फिर हमने बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल हम बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन ही देखते हैं, इंटरमीडिएट ही देखते हैं, इसमें हम लोग एनर्जी चेंजेस को भी डिस्कस करते हैं। तो एन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म नॉट ओनली डील्स विथ स्ट्रक्चरल चेंजेस बट ऑल्सो डील्स विथ एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस भी हम डील करते हैं। एनर्जी चेंजेस का मतलब इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, इन सब को भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये सब एनर्जी कैसे रिएक्शन के दौरान चेंज हो रही है, इसका भी हम लोग ध्यान देते हैं। यहां हमने दिखाया आपको कि रिएक्टेंट पहले किस में कन्वर्ट हुआ, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट में, और उसके बाद फिर ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आया। और फिर मैं यहां बता दूं रिएक्शन मैकेनिज्म इज ए हाइपोथेसिस, ये टोटली हाइपोथेसिस होता है या अवधारणा होती है, हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए किन किन बातों का जानना बहुत जरूरी है। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इन 4 बातों का जानना बहुत जरूरी है। और पहली चीज है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी चीज है बॉन्ड क्लीवेज, या इसको बॉन्ड फ्यूजन हम कहते हैं। तीसरा टाइप ऑफ इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, और चौथा नेचर ऑफ अटैकिंग रीजेंट क्या है। इन सब के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर आप नेचर ऑफ अटैकिंग रीजेंट की बात करें तो 2 तरह के अटैकिंग रीजेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। ये 2 तरह के रीजेंट हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे और इस पे प्रॉब्लम भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है। और बॉन्ड क्लीवेज की बात करें तो बॉन्ड क्लीवेज देखिए, बॉन्ड क्लीवेज 2 तरह से होता है। कौन सा, आप लोग पढ़े होंगे इंटर में, होमोलिटिक, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, इसको हम लोग हिंदी में समांगी विदलन, समांगी बॉन्ड विदलन या ऐसे कुछ बंद विदलन कहते हैं। और एक होता है हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, इसको हम लोग विस्मांगी बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं, ठीक, विस्मांगी और ये समांगी, यानी होमोलिटिक और ये हेट्रोलिटिक। इंटरमीडिएट भी बहुत सारे होते हैं, इसको हम लोग इंटरमीडिएट भी आपको डिस्कस करेंगे, जैसे कार्बोकेटाइन होता है, कार्बेनाइन होता है, कार्बेनाइन होता है, कार्बीन होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये सारे इंटरमीडिएट्स और भी हैं, और भी हैं, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। जो मेन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होना क्यों जरूरी है किसी मॉलिक्यूल के कोवैलेंट बॉन्ड में, वो सबसे इसेंशियल क्राइटेरिया है रिएक्शन का होने के लिए, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दे के समझा सकता हूं। अगर किसी परिवार में या किसी पिता के 3 बेटे हैं और तीनों में एकदम प्रेम है, पूरा साथ रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, तो उनके बीच में रिएक्शन होना लगभग नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है, क्योंकि उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उनके बीच में जो पैसे बांटे गए वो बराबर बांटे गए, जमीन जायदाद वो भी बराबर बांटे गए, सभी चीजें बराबर बांटी गई, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोई किसी से द्वेष या कोई किसी से झगड़ा क्यों करेगा। लेकिन सपोज करिए कि पिताजी ने एक बेटे को अगर ज्यादा पैसे दे दिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, और बाकी 2 बेटों को कम इलेक्ट्रॉन दे दिए, तब वहां फिर दिक्कत होती है, तब उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, उनमें रिएक्ट करने की क्षमता, यानी उनमें झगड़ा करने की क्षमता, रिएक्शन क्या है, झगड़ा ही तो है, रिएक्ट करने की क्षमता क्या हो जाती, बढ़ जाती। और ये रिएक्ट करने की क्षमता क्यों आई, किस लिए आई, क्यों आई, क्योंकि
पिताजी ने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं किया, यानी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं किया। सेम वैसे ही मॉलिक्यूल के केस में है। अगर मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम अपने सभी सराउंडिंग एटम को इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जहां हुआ वहीं रिएक्टिविटी बढ़ गई। जैसे हम आपको एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं, एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल कहा जाता है कि मीथेन, मीथेन यानी CH4, ये अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव का मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती, लेकिन यही जब हम CH3Cl ले लेते हैं तो ये रिएक्टिव हो जाता है। और ये आपके BSc के पेपर में आ सकता है, आपके क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वाई मीथेन इज अनरिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, वेयर एज मेथिल क्लोराइड सोर्स हाईली रिएक्टिव नेचर या रिएक्टिव नेचर शो करता है। तो ये क्यों ऐसा है? देखिए, वो ये इसकी रिएक्टिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो लगभग सेम होती है। कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है क्या, तो लगभग सेम होती है। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा वो बिल्कुल बीचों बीच यानी आधा आधा बटा होगा, और जब आधा आधा होगा तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर है, जितना कार्बन की तरफ उतना हाइड्रोजन की तरफ। तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी को मजाल नहीं कि यहाँ पे कोई आके अटैक कर सके। लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है भाई, Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए इस पे पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और जैसे ही मॉलिक्यूल पोलर हुआ वैसे ही मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा भाई, रिएक्टिव हो जाएगा। बात समझ, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हुआ, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट किधर हो गया, क्लोरीन की तरफ, और जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इसमें पोलैरिटी आ गई। अब ये रिएक्टिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ये क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिक हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये हो गया रीच, इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से हुआ क्या भाई, कुछ सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्रिएट हो गए और कुछ सेंटर इलेक्ट्रॉन रीच क्रिएट हो गए, और मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गई। अब मॉलिक्यूल हाईली क्या हो गया, पोलर हो गया। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल ले लें, अगर हम कोई न्यूक्लियोफाइल ले लें जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है भाई, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो यहाँ किस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ आसानी से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बाहरी आदमी तब तक किसी परिवार में अटैक नहीं कर सकता जब तक कि उस परिवार में इलेक्ट्रॉन यानी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल नहीं है, तब तक कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई किसी को चढ़ा के रिएक्ट नहीं करा सकता। होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कम या ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया, Cl की तरफ, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा थी, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और ये इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर। ठीक, तभी रिएक्शन होता है, तभी रिएक्टिविटी आती ही आती है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से क्या हो रहा है, कुछ सेंटर क्रिएट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और कुछ सेंटर कैसे क्रिएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पोलर और रिएक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और मैं अगर ये कहूं कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों का जो पूरा बेस है वो एक स्लाइड में हमने रख दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेस हमने एक स्लाइड में रख दिया है। जैसे किसी अगर कार को आपको बनाना हो,
किसी कार को बनाना हो तो आपको क्या चाहिए, पेचकस चाहिए, रिंच चाहिए जो खोलते हैं बनाते हैं, जग चाहिए, वो सारी चीज, सारे टूल्स चाहिए। अगर आपके पास टूल्स हैं तो उस कार को आप खोल सकते हैं, बना सकते हैं। वैसे ही अगर आपको ये सारे टूल्स मालूम हैं, जो मैंने 7 टूल्स यहाँ दिखाए हैं, अगर ये 7 टूल्स आपको मालूम है तो आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आप खोल के बना सकते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन को आप समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो ये एक स्लाइड में हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस हमने रखा है। समझिए, ये प्योर कोर चीज है। अगर ये सब नहीं मालूम है, यही आपके टूल्स हैं जो केमिस्ट्री को आपको समझाने के लिए यूज होता है। जैसे हमने कहा था ना कि मैकेनिज्म क्या है, कि हम मैकेनिज्म में क्या करते हैं, हम बताते हैं कि रिएक्टेंट कैसे कैसे किस किस स्टेप से गुजरते हुए प्रोडक्ट तक पहुंचा, और वो स्टेप किसकी मदद से हम लोग बताते हैं, इन्हीं टूल्स की मदद से हम बताते हैं। इन्हीं टूल्स की मदद से हम लोग बॉन्ड तोड़ते हैं और इन्हीं टूल्स की मदद से हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हम कहें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, और यही टूल्स आपको पढ़ने हैं। इसीलिए हम बच्चों को, बीएससी में बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि ये सारे इफेक्ट्स उनको बढ़िया से आ जाए। अगर ये सारे इफेक्ट बढ़िया से आ गए, इसीलिए हम इसको विधिवत पढ़ाते भी हैं। अगर ये सारे बढ़िया से आ गए ना, बाकी सब चैप्टर बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा भी टाइम देंगे आप पढ़ लेंगे, गेन कर लेंगे बहुत आसानी से। और अगर ये टूल्स आपको नहीं आए तो इन चैप्टर्स में हमको बहुत टाइम लगेगा समझाने में, एक एक चीज समझाने में। और अगर ये टूल्स आ रहे हैं तो बहुत आसानी से आप सारे चैप्टर्स को समझ सकते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये सारे टूल्स हैं। और ये क्या हैं, ये वो इफेक्ट्स हैं जो मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से होता क्या है, कुछ सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कुछ सेंटर इलेक्ट्रॉन वीक जनरेट होते हैं, मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है और मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि महाभारत कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आप लोग कहेंगे शकुनी। तो शकुनी वो ये इन्हीं इफेक्ट में से एक इफेक्ट है जिसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कराया। शकुनी ने क्या कहा, दुर्योधन से कहा कि सारा इलेक्ट्रॉन युधिष्ठिर की तरफ शिफ्ट हो गया, तुम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए हो, युधिष्ठिर इलेक्ट्रॉन रीच हो गए। तो दुर्योधन समझा रहे यार मैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तुरंत उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, पूरा महाभारत हो गया। सेम वैसे ही रामायण की अगर बात करें तो रामायण में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कराता है वो क्या है, मंथरा है। मंथरा ने क्या कहा कि सारा इलेक्ट्रॉन राम जी की तरफ शिफ्ट हो गया, भरत तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। ठीक है, कहकर इन्हें पूरा महाभारत के लिए प्लॉट तैयार कर दिया। ठीक, तो ये आपको हम ये बता रहे हैं, ये जो 7 हैं ये सातों शकुनी और मंथरा हैं। किसके, केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो शकुनी और मंथरा हैं वो यही है। ठीक है, यही मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और रिएक्ट कर जाता है। अगर ये सब ना रहे तो कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो हम लोग देखें कौन कौन से इफेक्ट हैं। पहला जो इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीक इफेक्ट होता है। ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कौन से वीक इफेक्ट होते हैं और कौन से स्ट्रांग इफेक्ट होते हैं। इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब 2 इफेक्ट एक साथ लगेगा तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा ना कि किस इफेक्ट को हम प्रेफरेंस दें और किसको कम प्रेफरेंस दें। तो जो स्ट्रांग इफेक्ट होगा उसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और जो वीक इफेक्ट होगा उसको हम कम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीक इफेक्ट होता है। उसके बाद आता है मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट आता है, जिसको हम एम या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मीजोमेरिक और रेजोनेंस में एक बेसिक डिफरेंस भी होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मीजोमेरिक और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत स्ट्रांग इफेक्ट होता है। मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट काफी स्ट्रांग इफेक्ट होता है। तीसरा जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है और इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी स्ट्रांग इफेक्ट होता है। ये भी क्या होता है, स्ट्रांग इफेक्ट होता है। चौथा जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बहुत ध्यान देते हैं, बहुत बढ़िया से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन रोल बहुत ज्यादा है और आपकी लाइफ में जो सबसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बहुत निग्लेक्ट करके चलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जितना रोल इंडक्टिव मीजोमेरिक का नहीं उससे कहीं ज्यादा रोल हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन का होता है। और हम आपको दिखाएंगे भी, महसूस भी कराएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। और आप
आश्चर्यजनक मतलब आश्चर्य होंगे कि अरे यार ये इसका एक्सप्लेनेशन हाइपर कॉन्जुगेशन से हुआ, मैं तो जानता ही नहीं था। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन 2-3 एग्जांपल में समेट के आप लोग रह जाते हैं, कार्बोकेटाइन, एल्कीन और कार्बन फ्री रेडिकल में समेट के आप रह जाते हैं, लेकिन हम आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, फिर आता है एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट भी एक्चुअली ये हाइपर कॉन्जुगेशन का ही पार्ट है। इसको हम लोग हेट्रोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, इसको हम लोग हेट्रोएटम हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम लोग कहते हैं, और ये भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। फिर आता है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग एक तरह का मानते हैं, और कई किताबों में इन दोनों को एक ही मानता भी है। फील्ड इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, और फील्ड इफेक्ट में भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेस होता है। फील्ड इफेक्ट में भी कौन डिस्प्लेस होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेस होता है, लेकिन यहां जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्पेस में इंटरेक्शन की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, और यहां जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, और वो है एरोमेटाइजेशन, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट एरोमेटाइजेशन होता है, यानी कि अगर कहीं एरोमेटाइजेशन है तो सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट उसी का होगा, बाकी उसके बाद इन सब का नंबर आता है। ठीक है, बात समझ में? तो दो वीक इफेक्ट हैं जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक इंडक्टिव और दूसरा कौन सा? फील्ड इफेक्ट। तो इन्हीं के बारे में हम लोग विधिवत डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम बार बार विधिवत और अच्छे से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टूल्स आपको बहुत बढ़िया से पढ़ने चाहिए, टूल्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर टूल्स आप नहीं जानेंगे तो बहुत मुश्किल होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे की। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हमने दो भाग में बांटा है। किस तरह से? एक तो हमने लिया है थ्रू बॉन्ड, एक हमने लिया है थ्रू बॉन्ड, बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा हमने लिया है थ्रू स्पेस, स्पेस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, स्पेस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो बॉन्ड के थ्रू ही होता है, केवल एक फील्ड इफेक्ट है जो स्पेस के थ्रू होता है। ठीक है, स्पेस के थ्रू होता है, स्पेस में इंटरेक्शन की वजह से, बाकी सब बॉन्ड के थ्रू ही डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसमें जो बॉन्ड के थ्रू होते हैं इनको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है परमानेंट इफेक्ट और दूसरा होता है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में बहुत सारे इफेक्ट हैं, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एनोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, ये सब परमानेंट इफेक्ट हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी कि ई इफेक्ट, ये जो होता है ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्यों टेम्पररी होता है? क्योंकि ये अटैकिंग रीजेंट के डिमांड पे आता है, और जैसे ही अटैकिंग रीजेंट हटता है ये इफेक्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको विधिवत। और स्पेस के थ्रू केवल एक इफेक्ट लगता है, वो क्या है? फील्ड इफेक्ट। आपको ये भी मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस किस तरह से हो सकता है। तो आप बता दो, दो तरह से हो सकता है सर, बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और स्पेस में इंटरेक्शन के थ्रू हो सकता है। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो बॉन्ड के थ्रू होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, परमानेंट होते हैं और टेम्पररी होते हैं। परमानेंट में आई इफेक्ट, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, एनोमेरिक इफेक्ट और एरोमेटिसिटी, और टेम्पररी इफेक्ट में एक है जिसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट इसलिए है क्योंकि यह अटैकिंग रीजेंट के डिमांड पे आता है, और जैसे ही अटैकिंग रीजेंट हटता है वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। हम एक दैनिक जीवन का एक एग्जांपल दे के आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझा सकते हैं। जैसे हम लोग जब ठंडी के समय होता था तो 4 बजे सुबह पिताजी आ जाते थे कमरे में, और रजाई से निकल के हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, और पिताजी बैठ जाते थे। तो अटैकिंग रीजन जब हमारे सामने बैठे रहते थे तो खूब बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। लेकिन जैसे आधे घंटे या 45 मिनट बाद पिताजी गए, रूम से गए, यानी अटैकिंग रीजेंट गया, तब फिर हम रजाई ओढ़ के अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाते थे। तो ये जो इफेक्ट है या ये जो पढ़ाई है वो टेम्पररी है, क्योंकि किसी के डिमांड पे आ रहा है, पिताजी के आने पे आ रहा है, पिताजी के जाने पे जा रहा है, इसलिए हम इसको टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं। वैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये अटैकिंग रीजेंट के डिमांड पे होता है, और अटैकिंग रीजेंट जैसे ही गया ये फिर हट जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पहले इफेक्ट पे जिसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जनरली हम बताएं आपको बहुत सारे
लोग को कंफ्यूजन रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट को गलत तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं। हम यहाँ आपको क्लियर बता दें कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, हमने एक लाइन में इसको डिफाइन किया है, पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड। किसमें? नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, देखिए हम बताएं आपको, ये आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हम मान लिए है, तो ये इधर खींचेगा तो इस पे पार्शियल निगेटिव आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। पोलर बॉन्ड में तो डिस्प्लेसमेंट होना ही होना है, वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन इस पोलर बॉन्ड की वजह से जो इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन बॉन्ड में जो नॉन पोलर बॉन्ड थे, ये जो इफेक्ट है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। बात समझ में ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट इंडक्टिव इफेक्ट, ये नहीं है। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट है? इसमें जो नॉन पोलर बॉन्ड में इस पोलर बॉन्ड की वजह से जो पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो गई, वो कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब जैसे देखिए, ये चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये बहुत तेजी से खींचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। और जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम एक बात आपको बता दें, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन प्लस है और कार्बन माइनस है, और अगर हम पूछें आपसे कि इन तीनों एटम में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है या कम है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन प्लस की होगी, उसके बाद न्यूट्रल की होगी, और कार्बन प्लस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर कार्बन न्यूट्रल की होगी, और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन माइनस की होगी। और बड़े आसानी से हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं आपको ये कि बार बार आएगा और बार बार हमें बताना पड़ेगा। प्रोटॉन यहाँ 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन 6 लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। आप खुद देखिए, यहाँ 6 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन संभालना है, और यहाँ 6 प्रोटॉन को केवल 5 इलेक्ट्रॉन को संभालना है। तो बताइए किस कौन बढ़िया संभालेगा? ये बढ़िया संभालेगा, यानी यहाँ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलवेज न्यूट्रल एटम से ज्यादा होती है, बिकॉज इट कंटेन्स मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मोर प्रोटॉन का मतलब इससे ज्यादा ये प्रोटॉन नहीं कंटेन कर रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जा रही है। और जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रोटॉन तेजी से खींचेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। और हम बता दें आपको, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितना वेरिएबल है ना, उतना वेरिएबल कोई नहीं होता, वो एक एक कदम पर अपना नेचर बदलता है। ठीक है, जैसे अगर हम यही कहे आपको C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, हम बताएं इन चारों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां डिफरेंट है, चारों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी C1 की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा खींच रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। उसके बाद किसकी होगी? इसकी। फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज और कम, इसमें पॉजिटिव चार्ज और कम। तो जैसे इधर से इधर बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होती जाएगी, यानी कि यहाँ पे ज्यादा होगा आई इफेक्ट, यहाँ पे कम, और यहाँ पे और कम। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ये निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को मिला दिया जाएगा तो ये निगेटिव चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है ना? तो जितना ये निगेटिव है, ये वो इन सभी पॉजिटिव को ऐड कर दीजिए, उतना पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा जितना ये निगेटिव उतना ये पॉजिटिव है। जो ये निगेटिव होगा, इन सभी पॉजिटिव को जोड़ देंगे, उसके बराबर ये होगा। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम या किसी पोलर बॉन्ड से जो जुड़ा नॉन पोलर बॉन्ड होता है, उसमें क्या हो जाता है? पोलैरिटी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है, तो इसलिए इन सब पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पोलैरिटी जो प्रोड्यूस होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा, पोलर बॉन्ड में
इंडक्टिव इफेक्ट हम नहीं बताते हैं, हमेशा हम किसमें बताते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड में हम लोग बताते हैं। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिफाइंड एज पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं भाई? एकदम सही है। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि हमने लिया CH3 CH2 CH2 CH2F फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है भाई? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव डेल्टा 1, पार्शियल पॉजिटिव इस पे ज्यादा आएगा, फिर इस पे पार्शियल पॉजिटिव डेल्टा 2, फिर इस पे पार्शियल पॉजिटिव डेल्टा 3, फिर इस पे पार्शियल पॉजिटिव डेल्टा 4। ठीक है? क्लियर? तो ये अब इन सब पॉजिटिव को जोड़ दिया जाएगा तो वो इस निगेटिव के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जब खींच रहा है तो यहां ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, तो जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे पोलैरिटी कम होती जाएगी। ठीक है ना? यही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। किसी भी मतलब कि कार्बन कार्बन जो नॉन पोलर बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी इंट्रोड्यूस कर देना ही क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हमने डिफाइन किया। देखिए जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं आप लोग जानते हैं। एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग क्या होती है, सेम होती। दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग क्या होती है, सेम होती। और एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो डिफर करती है। जैसे हमने ये सारे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हमने दिखाए हैं, जैसे Cl2 है, जैसे Cl2 है, Cl Cl, O2 है, O डबल बॉन्ड O, N2 है, N ट्रिपल बॉन्ड N, H2 है, H सिंगल बॉन्ड H। तो ये पोलर इसलिए हैं, ये बॉन्ड्स पोलर इसलिए, नॉन पोलर इसलिए हैं क्योंकि दोनों एटम सेम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में है, तो कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो इसलिए इस पे कहीं भी पोलैरिटी नहीं आएगी, ना तो इसमें आएगी ना तो इसमें आएगी। लेकिन जैसे हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, पोलर कोवैलेंट की बात, जैसे सपोज करिए कि हमने ए और बी लिया है, ए और बी लिया है, जिसमें से ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा, ए की तरफ, इसलिए ए पे पार्शियल निगेटिव और बी पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में हमने दिखाया भी था CH3 Cl, तो इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट जो राइज होता है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के कारण ये होता है कि जब कोई पोलर कोवैलेंट बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड से जुड़ेगा तो एक पोलैरिटी प्रोड्यूस कर देगा उसमें, वही क्या कहलाता है। जैसे आप देखिए HCl में भी, HCl भी पोलर बॉन्ड है, Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा इसलिए इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। वाटर जो है वो भी पोलर बॉन्ड है, O पे निगेटिव होगा और H पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है? तो फिर से हम लोग डिफाइन करते हैं, दस पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। सब्स्टिट्यूएंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगाएगा। ठीक है? दस इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और वीक हो जाता है, वीकेंस एज द डिस्टेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट एंड द रिएक्टिव सेंटर इंक्रीजेस। यानी ये सोर्स एटम है और इस सोर्स एटम से अगर आप दूर जाएंगे तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है, कम होता जाता है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये पार्शियल निगेटिव हमने बताया था इन सभी चार्जेस के बराबर होगा। ठीक है? तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आई इफेक्ट है, आई इफेक्ट
आई इफेक्ट का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिपेंडेंट इफेक्ट। ये क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे सोर्स एटम से डिस्टेंस बढ़ता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होने लगता है? कम होने लगता है। डिस्टेंस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है। जैसे एक होता है आपका प्लस आई इफेक्ट और दूसरा क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दें प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट से क्या मतलब है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसी एटम या किसी ग्रुप से दूर हो, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसी एटम या किसी ग्रुप से दूर हो, ये सपोज करिए ये है, Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये आपका ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। और इस इफेक्ट को, ये जो अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहा है, ये कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट। ठीक। सिमिलरली इस ग्रुप को हम लोग, सिमिलरली इस Cl ग्रुप को हम लोग कहेंगे माइनस आई ग्रुप और इस ग्रुप को हम लोग कहेंगे प्लस आई ग्रुप। ठीक है। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट क्या है, हम डिफाइन कर सकते हैं बड़े आसानी से। पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम ए ग्रुप और एटम। किसी ग्रुप या एटम से दूर जाने से जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। और जब किसी की तरफ आने से जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है वो क्या कराती है? माइनस आई इफेक्ट। जैसे यहां देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है? Cl की तरफ जा रहा है, तो Cl की तरफ वाला जो इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? माइनस आई इफेक्ट। और Cl क्या कहलाएगा? माइनस आई ग्रुप। और इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, CH3 CH2 से इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है? दूर जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्लस आई इफेक्ट। और यह ग्रुप क्या कहलाएगा? प्लस आई ग्रुप। ठीक है। तो जब भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसी ग्रुप या एटम से दूर हो तो यह इफेक्ट प्लस इफेक्ट कहता है, प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। और जब भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसी ग्रुप या एटम की तरफ हो तो वो क्या कहलाता है? माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। ठीक। अब देखिए प्लस आई इफेक्ट को हमने डिफाइन भी कर दिया, यहां पे डिफिनीशन हमने दिया है। देखिए पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए polarity produced in a polarity produced in a polarity produced in a molecule due to displacement of sigma electron away from a group or atom। किसी ग्रुप या एटम से जब दूर जाने से जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती? प्लस आई इफेक्ट कहलाती है। और यह ग्रुप और एटम क्या कहलाते हैं? प्लस आई ग्रुप या एटम। प्लस आई ग्रुप ये होगा ग्रुप और ऑब्लिक एटम कहलाते हैं। ठीक है। और कौन कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे उसके बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहला जो आता है वो ये आता है कि जो भी जिस भी एटम पे निगेटिव चार्ज होगा और उसका ऑक्टेट पूरा हो, एटम बियरिंग ए निगेटिव चार्ज विथ कंप्लीट ऑक्टेट always behaves as plus I group। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे O माइनस किस तरह बिहेव करता है भाई? प्लस आई इफेक्ट देता है। यही हम बता दें आपको, यही जब आप OH की बात करेंगे ना तो OH क्या इफेक्ट देगा? माइनस आई इफेक्ट देगा। ठीक है। तो जब भी किसी एटम पे निगेटिव चार्ज हो विथ कंप्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और ऊपर से निगेटिव चार्ज है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजने की कोशिश करता है, अपनी तरफ नहीं खींचता है। ठीक है। जैसे हमने बताया था आपको ना, किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज आने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती? कम हो जाती। कोई भी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव कब होता है? क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो सके। उसका ऑक्टेट पूरा, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, खींचता है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे इन भाई साहब का ऑक्टेट पूरा है, उसके ऊपर से निगेटिव चार्ज है, तो इनको इलेक्ट्रॉन खींचने की कोई मतलब जरूरत नहीं है क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा है। इसलिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, अपने से दूर भेजते हैं। ठीक है। ये जैसे NH माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन अपने से क्या करेगा? दूर भेजेगा। वैसे ही
COO माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेजेगा। अब ऐसे ही CH2 माइनस, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि इनमें अरेंज करना हो, इनमें अरेंज करना हो कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन लगा रहा है, तो हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वह निगेटिवली चार्ज एटम जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम है और ऊपर से निगेटिव चार्ज है, तो सोचिए ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखेगा। ठीक, उसके बाद कौन होगा? NH माइनस। कार्बन के बाद किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है? नाइट्रोजन की। और इसके बाद कौन होगा? फिर होगा O माइनस। ठीक, और इससे भी कम कौन होगा? COO माइनस। तो ये इसका ऑर्डर होगा, ये इसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। कौन सा ऑर्डर? प्लस आई का ऑर्डर, प्लस आई का ऑर्डर। मैंने बताया ना कि वह एटम जिस पे निगेटिव चार्ज हो और उसका ऑक्टेट पूरा हो ऑलवेज बिहेव्स एज प्लस आई ग्रुप। ठीक है, इन्हीं का अगर आप न्यूट्रल स्पीसीज ले लीजिए, जैसे ये NH है ना, और यहाँ आप NH2 ले लीजिए, तो ये माइनस आई की तरह बिहेव करने लगेगा। ये COH ले लीजिए, COH तो ये माइनस आई की तरह बिहेव करने लगेगा। बात सुन रहे ना? लेकिन चूंकि इस पर निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है। कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भेजने की कोशिश करता है। क्लियर? तो पहला जो कैटेगरी था, हमने प्लस आई इफेक्ट में क्या बताया? पहली कैटेगरी है एटम हैविंग एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज विथ कंप्लीट ऑक्टेट बिहेव्स एज प्लस आई ग्रुप। जिनके पास एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज हो, कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज हो, वो किस तरह से बिहेव करेंगे? प्लस आई की तरह बिहेव करेंगे। फिर दूसरा क्या होगा? दूसरे कौन से होंगे? देखिए दूसरे कौन से होंगे भाई? एटम्स ऑफ द ग्रुप हैविंग लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आल्सो बिहेव्स एज प्लस आई ग्रुप। जैसे मेटल्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होती है, तो ऑलवेज किस तरह बिहेव करते हैं? प्लस आई की तरह। जैसे मैं पहला लिया SiR3, आर्गेनो सिलिकॉन टाइप का। ठीक, ये भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। MgR, ये भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रहेगा। फिर लिया हमने SnR3, ये भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेंगे? क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले से ही कम रहती है। वो हमेशा जिससे भी जुड़ेगा ना, तो अपना भी इलेक्ट्रॉन उनको क्या करेगा? दे देगा, अपने से दूर शिफ्ट करेगा। जब दूर शिफ्ट करता है तो वह इफेक्ट क्या कहलाता है? प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। ठीक, और सबसे लास्ट जो आप लोग पहले पढ़ते हैं और वही केवल पढ़ते ही हैं, और वो है एल्किल ग्रुप आल्सो बिहेव्स एज प्लस आई ग्रुप। एल्किल ग्रुप जो होते हैं ये भी प्लस आई की तरह बिहेव करते हैं, और जितनी ब्रांचिंग होगी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। जैसे ये इससे ज्यादा प्लस आई ये शो करेगा एथिल वाला, और एथिल से ज्यादा आइसोप्रोपिल शो करेगा, आइसोप्रोपिल से ज्यादा टर्सरी ब्यूटिल शो करेगा। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी प्लस आई इफेक्ट क्या होता जाएगा? 3 लोग धक्का देने वाले हैं तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ 2 ही लोग धक्का देने वाले हैं तो इसमें थोड़ा प्लस आई इफेक्ट कम होगा। इसमें 1 ही लोग धक्का देने वाले तो इसमें और कम होगा। इसमें सबसे कम होगा, कोई भी धक्का देने वाला नहीं। ठीक है, तो 3 कैटेगरी हमने बताई। पहली कैटेगरी क्या? पहली कैटेगरी एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज किसी एटम पे हो विथ कंप्लीट ऑक्टेट, वो। दूसरा मेटल जो होंगे आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स में जो मेटल्स होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं? प्लस आई की तरह, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले ही बहुत कम रहती। और तीसरा जो है वो एल्किल ग्रुप में प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 डिग्री हो सकता है। ये सभी प्लस आई की तरह बिहेव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा 3 डिग्री करता है, क्योंकि ये 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा करेगा। उसके बाद सेकेंडरी करेगा, फिर प्राइमरी करेगा, और सबसे कम CH3 वाला करेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस आई इफेक्ट किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें कि प्लस आई इफेक्ट किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये भी हमें देखना है, और इस बात को भी देखना है कि हमें उन बातों में से किन बातों को पहले देखना है, किन बातों को बाद में देखना है। ऐसा नहीं किसी को पहले देख लीजिए किसी को बाद में, उनका एक सीक्वेंस है। जैसे प्लस आई इफेक्ट किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? पहला ब्रांचिंग पे डिपेंड कर रहा है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा होंगे उतना ही प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जैसे अगर हम कहें आपसे कि CH3 CH2 ये कम प्लस आई शो करेगा, लेकिन यही कार्बन हम बढ़ा दें एक कार्बन तो ये ज्यादा शो करेगा। एक कार्बन अगर और हम बढ़ा दें, एक कार्बन और बढ़ा दें तो ये और ज्यादा शो करेगा, यानी प्लस आई इफेक्ट ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं। और तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एटम, और ये हम बताए हैं आपको, जैसे जैसे आप सोर्स एटम से दूर जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसलिए डिस्टेंस की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बाकी इन दोनों फैक्टर के किसके प्रोपोर्शनल था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन डिस्टेंस, ब्रांचिंग और नंबर ऑफ कार्बन, ये तीनों को हम किस प्रेफरेंस में देखेंगे उसके लिए डीबीएन रूल होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम बताते हैं डीबीएन रूल, डिस्टेंस, ब्रांचिंग और नंबर ऑफ कार्बन, डीबीएन रूल। और इसमें सबसे पहले किसको देखना है भाई? सबसे पहले हम किसको देखेंगे? डिस्टेंस को देखेंगे, यानी सोर्स एटम से डिस्टेंस जिसका सबसे नजदीक होगा, सबसे ज्यादा प्लस आई या माइनस आई वही लगाएगा। फिर हम किसको देखेंगे? ब्रांचिंग देखेंगे। ठीक है, मतलब कितनी नजदीक सोर्स एटम के, कितनी नजदीक पे ब्रांचिंग है। और फिर क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन, सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। जैसे हम एक एग्जांपल आपको यही हम दे के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए। ये एग्जांपल हमने दिया आपको, देखिए ये एग्जांपल हमने दिया। देखिए पहला एग्जांपल है ये, एक एग्जांपल और है। देखिए ए में ये है, बी में ये है, डी में ये है, सी में ये। देखिए यहां से आप स्टार्ट करिए, यहां से, यहीं से स्टार्ट करना है। मतलब आपका जो दूसरा पार्टनर है वो यहीं से जुड़ा है, इसलिए यहीं से स्टार्ट करिएगा। अब बताइए हमने कौन सा रूल बताया? DBN। मतलब पहले हम क्या देखेंगे? डिस्टेंस, फिर क्या देखेंगे? ब्रांचिंग, फिर हम क्या देखेंगे? नंबर हम देखेंगे। तो इसमें बताइए सबसे ज्यादा प्लस आई कौन लगाएगा? ये, क्योंकि ये सबसे नजदीक पहले ही कार्बन पे ब्रांचिंग है। पहले ही कार्बन पे कितनी ब्रांचिंग है? 2 ब्रांचिंग। इसमें पहले कार्बन पे कितनी ब्रांचिंग है? 1 ही ब्रांचिंग है। इसमें पहले पे नहीं है, किस पे है? दूसरे कार्बन पे। यहाँ पहले पे है और दूसरे पे है, तो सबसे ज्यादा आपका सी होगा। सी क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस, जो ब्रांचिंग का डिस्टेंस है वो सबसे कम है, पहले ही कार्बन पे है। सी के बाद कौन आएगा? सी के बाद देखिए, सी के बाद कौन आएगा? सी के बाद आपका 1 और 2 पे है, यहाँ केवल 1 पे है और यहाँ केवल 2 पे है, तो कौन आएगा? ई वाला आएगा, क्योंकि 1 पे भी है और 2 पे भी है। ठीक है, तो ई वाला। फिर कौन आएगा? फिर आपका बी वाला आएगा। ये क्यों? क्योंकि यहाँ 1 पे है और डी वाले में कहां पे है? 2 पे है। तो पहले बी और फिर कौन? डी, और सबसे लास्ट में कौन? सी। आप लोग गड़बड़ मत करिएगा कि आप देख लिए टर्सरी है तो यही सबसे ज्यादा होगा, उससे मतलब नहीं है। एक्चुअली ये टर्सरी की ब्रांचिंग किस कार्बन पे है? इसमें तीसरे कार्बन पे, जबकि बाकी सब मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग जो है या तो पहले ही कार्बन पे है, या तो पहले पे नहीं है तो दूसरे पे है, दूसरे पे नहीं है तो पहले दूसरे दोनों पे है। ठीक है, तो क्लियर है। ए का सबसे कम क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग तीसरे कार्बन पे हो रही है, डिस्टेंस ज्यादा है। यहां सी का सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि पहले ही कार्बन पे, यानी डिस्टेंस, सोर्स एटम से डिस्टेंस नजदीक है और 2 ब्रांचिंग हो गई। फिर हमने किसको लिया? ई को लिया, क्योंकि पहले और दूसरे पे दोनों ब्रांचिंग है। फिर हमने किसको लिया? बी को लिया, पहले ब्रांचिंग। फिर हमने डी को लिया, दूसरे ब्रांचिंग है। इसको सबसे कम लिया क्योंकि इसका तीसरे पे ब्रांचिंग है। क्लियर है भाई? तो कैसे प्लस आई इफेक्ट देखेंगे? तो प्लस आई इफेक्ट कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा लगाएगा? ई लगाएगा, सॉरी सी लगाएगा। और सी के बाद कौन लगाएगा? ई लगाएगा। ई के बाद कौन लगाएगा? बी लगाएगा। बी के बाद डी और सबसे कम ए लगाएगा। ठीक है, डीबीएन रूल यही हमारा है। दूसरा एग्जाम्पल ये है आपका, दूसरा एग्जाम्पल हमने ये लिया है। इसमें देखिए
थोड़ा सा आप एक बताइए। देखिए ये यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2। देखिए भाई इसमें सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, सबसे ज्यादा कौन शो करे, ये एक्चुअली ई होगा, एफ नहीं है, ये ई है। देखिए यहाँ तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, इस पे भी कोई ब्रांचिंग नहीं, इसमें एक पे ब्रांचिंग है, इस पे एक पे दो ब्रांचिंग है, और यहाँ भी एक पे दो ब्रांचिंग है। ध्यान दीजिएगा, ब्रांचिंग में एक पे दो, यहाँ भी एक पे दो, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा, डी बी एन, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, यहाँ ज्यादा हो गया। इसकी वजह से सबसे ज्यादा किसका होगा, ई का। ब्रांचिंग ये दोनों जीत गए, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने की वजह से इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। फिर कौन आएगा, डी आएगा। डी के बाद कौन आएगा भाई, सी आएगा, क्योंकि एक पे ब्रांचिंग है तो सी आ गया। बी और ए में देखिए क्या हो रहा है, इसमें 4 ही कार्बन है और इसमें कितने कार्बन, 5 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन की वजह से ए ज्यादा हो जा रहा है और बी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो समझ में आया ना कैसे हम लोग कह रहे हैं। पहले हम लोग ब्रांचिंग देख रहे हैं, ब्रांचिंग कितना नजदीक है, 1 पे है कि 2 पे है कि 3 पे है। ठीक, अगर मान लीजिए 1 पे ब्रांचिंग सेम है तो हम देख लेंगे कार्बन की संख्या, तो इसमें और इसमें ब्रांचिंग सेम है 1 पे, लेकिन कार्बन की संख्या ई वाले में ज्यादा है, इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। फिर हमने डी को लिया, फिर इन तीनों में जब आए तो यहाँ ब्रांचिंग है ए में, इसमें ब्रांचिंग एक पे है, बाकी में ब्रांचिंग नहीं, फिर ये हो जाएगा। और इन दोनों में चूंकि कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा है, ब्रांचिंग तो कोई है नहीं, तो कार्बन की संख्या की वजह से इसका प्लस आई इफेक्ट ए का ज्यादा होगा और बी का सबसे कम होगा। अब देखिए प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इस पे हम लोग आते हैं। प्लस आई इफेक्ट जनरली जो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, और आपके लेवल पे हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ही हम लोग ज्यादा देखते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को नेचर ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है, प्लस आई इफेक्ट नेचर ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है और बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग चूंकि बीएससी की क्लासेस हैं तो बहुत हम डीप में नहीं जाते हैं थोड़ा सा, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम लोग कैसे देखेंगे, किस तरह से हम लोग जानेंगे प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर ध्यान से आप देखें इसमें, तो सबसे पहले हमने उनको रखा है जिस पे निगेटिव चार्ज है, सबसे पहले हमने उस पे रखा है जिस पे निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज के बाद हमने किसको रखा है, 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, 3 डिग्री का मतलब ये है, हम यहां बना दे रहे हैं, ये आपका क्या है 3 डिग्री है, ये ज्यादा करेगा। और 2 डिग्री क्या होगा, ये होगा, ये क्या होगा 2 डिग्री। ऐसे ही 1 डिग्री आपका ये हो जाएगा, ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा। तो निगेटिव वाले के बाद कौन सा आएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एल्किल ग्रुप, और फिर क्या होगा CH3 ग्रुप। ठीक, अब देखिए इसमें CH3 को आप यहां से हटा दीजिएगा। अब ये Ct3, CD3 और CH3 ये आइसोटोप्स हैं, जानते होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। तो आइसोटोप्स जो हैवी आइसोटोप्स होते हैं वो जनरली आई इफेक्ट ज्यादा लगाते हैं, जो भी हैवी आइसोटोप्स होंगे। तो हैवी आइसोटोप्स में टाइट्रियम हुआ, तो इसलिए Ct3 प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लगाएगा। फिर कौन लगाएगा, CD3 लगाएगा, और सबसे कौन लगाएगा, CH3 लगाएगा। वैसे ही जब हाइड्रोजन में आएंगे तो सबसे ज्यादा टाइट्रियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर H को हटा दीजिएगा, मेथिल नहीं होगा, या इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले एनायनिक वाला, एनायनिक वाले में भी किसको पहले, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम,
फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हम किस पे आएंगे, एल्किल ग्रुप पे आएंगे। एल्किल ग्रुप में भी कौन, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक। फिर जब हम मेथिल पे आएंगे मतलब CH3 पे, तो उसके आइसोटोप्स को भी हम देखते हैं। हैवी आइसोटोप्स का प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। मोमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। फिर CD3 की और सबसे कम CH3 की। वैसे ही जब इनमें आएंगे हाइड्रोजन में तो टाइट्रियम का सबसे ज्यादा, फिर ड्यूट्रियम का, फिर H का। तो ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है एनायनिक, एल्किल और आइसोटोपिक। एनायनिक, एल्किल और आइसोटोपिक। तो बड़े आसानी से आप इसके से याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट एनायनिक वाले स्टार्ट करेंगे जिस पे निगेटिव चार्ज होगा ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ। अब आते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट बहुत सिंपल सा है। माइनस आई इफेक्ट बहुत सिंपल सा है। जैसे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जब किसी ग्रुप या एटम की तरफ हो तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है, माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। अगर हम डिफाइन करें तो हम अलग ऐसे कह सकते हैं, पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ए ग्रुप और एटम। किसी एटम या ग्रुप की तरफ डिस्प्लेस होने से जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है वो माइनस आई इफेक्ट कहलाती है। और इन ग्रुप को या इन एटम को हम माइनस आई ग्रुप या एटम कहते हैं। देखिए, polarity produce in a molecule due to displacement of sigma electron towards a group or a atom is called minus I effect, and these group or atom are called minus I group or minus I atom कहते हैं। ठीक, इस कैटेगरी में कौन कौन से होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस कैटेगरी में माइनस आई के कैटेगरी में कौन से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। और जिस सीक्वेंस में बता रहे हैं उसी सीक्वेंस में इनका पावर भी होगा, माइनस आई पावर भी इसी सीक्वेंस में होगा। तो सबसे पहला है, हम लोग कहते हैं कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बिहेव्स एज माइनस आई ग्रुप। सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज माइनस आई की तरह बिहेव करेंगे। क्यों बिहेव करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो कौन सी टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। इसीलिए सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज माइनस आई की तरफ बिहेव करते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें और OR2 प्लस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है OR2 प्लस ज्यादा माइनस आई लगाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दोनों पे है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो इसलिए उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से OR2 का जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो NR3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए जितने भी हम NR3 प्लस NH3 प्लस SR2 प्लस SH2 प्लस CH3 प्लस PH3 प्लस जितने भी पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बिहेव्स एज माइनस आई ग्रुप। ठीक, दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी पे ध्यान दीजिएगा विशेष। ऑल SP एंड SP2 एंड SP हाइब्रिडाइज सेंटर, जिसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट SP या SP2 है, वो सब भी माइनस आई की तरह बिहेव करते हैं। और हम लोग कहते हैं ना, हम लोग ये कहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक, ये आपका होता है। थोड़ा सा यस कैरेक्टर के बारे में, चूंकि आप लोग थोड़ा सा नहीं पढ़े होंगे एस कैरेक्टर के बारे में, हम बता दें। एस कैरेक्टर कुछ है नहीं, जैसे आप एस ऑर्बिटल बनाते हैं ना तो ऐसे होता है। ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल में क्या होता है, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। यानी कि अगर हम कह रहे हैं किसी एटम में एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एस कैरेक्टर जब भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसकी तरफ आएंगे, सेंटर की तरफ आएंगे। ठीक है, और देखिए पी जो होता है वो ऐसे होता है। पी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है।
पी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो अट्रैक्शन कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कहें कि पी कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ठीक। और जब करीब आएंगे तो यस कैरेक्टर, करीब आएंगे तो स्फेरिकल की तरह बनेगा, और जब दूर जाएंगे तो डंबल की तरह बनेगा। और डंबल कलर ये कैसा है, डंबल किसका है, पी का है, और स्फेरिकल किसका है, यस है। तो यस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन। जब न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बात समझ में आई? अब जैसे देखिए कैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है। जैसे सपोज करिए कि अगर हम एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लें तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होता है, और अगर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लें तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होगा, और अगर हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लें तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होगा। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर आप इसमें देखें तो बताइए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें कितना होगा भाई, एक एस एक पी है तो कितना परसेंट, 50%। इसमें 3 पी 2 पी है और एक एस है, यानी कि 35%, 35.33%। और इसमें 25%, 4 में से एक यस है और 3 क्या है, 4 में से एक यस है और 3 क्या है, 4 में से एक यस है और 3 क्या है, 3 आपका 3 पी है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा भाई, इसमें ज्यादा होगा, इसमें उससे कम, इससे उसमें कम। आप देख भी लीजिए कि यस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस के करीब है, और यस कैरेक्टर जैसे जैसे घट रहा है न्यूक्लियस से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है तो इसमें यस कैरेक्टर कम है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है तो इसमें यस कैरेक्टर ज्यादा है, यह न्यूक्लियस के करीब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और अगर sp है तो इसमें यस कैरेक्टर और ज्यादा है। अगर यही यस ऑर्बिटल होता तो इसमें यस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता, 100% होता। इसमें यस कैरेक्टर कितना होता, 100% होता। क्लियर, क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। क्लियर? तब देखिए थोड़ा सा हम और इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि सभी sp2 और sp हाइब्रिडाइज सेंटर जो होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो माइनस आई की तरह बिहेव करते हैं। और वो भी किस वजह से, क्योंकि उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। जैसे ये भी किस तरह बिहेव करेगा, माइनस, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। ये भी किस तरह बिहेव करेगा, ये भी किस तरह बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बोनिल ग्रुप। ये भी किस तरह बिहेव करेगा, कीटोन, ये भी किस तरह बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह। एस्टर, ये भी किस तरह बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह, क्योंकि ये साइनाइड CN, ये भी किस तरह बिहेव करेगा, sp की वजह से, माइनस NO2, ये भी किस तरह बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह, क्योंकि ये कौन सा हाइब्रिडेशन, sp। तो क्लियर, बात समझ में आई? तो इन सब में डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड जो भी सेंटर होंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, sp या sp2 होगा। sp या sp2 होने से उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए हम आगे इसके दिए गए हैं। देखिए जैसे ये सभी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक चीज और आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ n कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, sp2 में है, और साथ ही साथ ये बॉन्ड पोलर होने की वजह से इस पे पार्शियल निगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में भी है। इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ठीक ठाक होगा, माइनस आई इफेक्ट इसका ठीक ठाक होगा। ठीक है, और ये गड़बड़ है, इसको हम थोड़ा सब सही से बना दे रहे हैं। जो हम पीछे बनाए थे वही है। जैसे ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये भी किस तरह बिहेव कर रहा है, माइनस आई, क्योंकि ये sp है। उसके बाद एल्डिहाइड है,
ये भी माइनस आई की तरह। उसके बाद कीटोन है OR, ये भी माइनस आई की तरह। उसके बाद एस्टर है, ये भी माइनस। तो ये सभी माइनस आई की तरह बिहेव कर रहे हैं, और बिहेव करने की वजह क्या है, यहाँ CH बॉन्ड है, ये भी माइनस आई की तरह क्योंकि sp है, ये भी माइनस आई की तरह, बेंजीन भी क्योंकि ये sp2 है। तो सभी ये सभी माइनस आई की तरह बिहेव करेंगे। उसके बाद तीसरी कैटेगरी होती है नेचुरल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से आइटम्स। ये भी किस तरह से बिहेव करते हैं, माइनस आई की तरह बिहेव करते हैं। नेचुरल इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और एटम ये भी किस तरह बिहेव करते हैं, माइनस आई की तरह बिहेव करते हैं। जैसे जितने भी हम दिए गए हैं, जैसे हैलोजेंस यहाँ F इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई की तरह, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई की तरह, Br इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई की तरह, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई की तरह, OH माइनस आई, OR माइनस आई, NH2 माइनस आई, ये भी माइनस आई की तरह बिहेव कर। सभी ये देखिए सारे, ये F होगा, ये F बनाइए, तो ये सभी माइनस आई की तरह ये बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमने जो कैटेगरी बताई, कौन सी कैटेगरी बताई, पहली हमने कैटेगरी बताई कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बिहेव्स एज माइनस आई ग्रुप। दूसरी हमने कैटेगरी क्या बताई, जिनके पास क्या हो, जिनका सेंटर sp हाइब्रिडाइज हो या sp2 हाइब्रिडाइज हो, वो भी माइनस आई की तरह बिहेव करते हैं। और वजह क्या है, वजह ये है कि उनमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। और इनमें दो कैटेगरी आती है, एक कैटेगरी वो जिनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ ही sp2 या sp हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ ही sp या sp2 हो, ये सब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ हैं sp2 या sp। और जैसे ये हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है। एल्कीन हो गया, एल्कीन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, केवल ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से माइनस आई की तरह बिहेव कर रहा है। तो दो कैटेगरी इसमें हो गई, sp2 hybridized center having partial positive charge exert या create more minus I effect than neutral sp2 hybrid orbital। ठीक है, इसलिए ऊपर वाले ये माइनस आई ज्यादा लगाएंगे जिसपे sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी है, और उससे कम कौन लगाएंगे, ये वाले लगाएंगे। ठीक, फिर आपको आते हैं न्यूट्रल वाले। फिर कौन से आते हैं, न्यूट्रल वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखिए, अब हम कैसे इनको अरेंज करेंगे कि कौन माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगाएगा और कौन माइनस आई इफेक्ट कम लगाएगा, इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग देखें कैसे, किस तरीके से इसको अरेंज किया जाएगा। तो इसमें देखिए अरेंजमेंट इस तरह से होगा। सबसे पहले आप लीजिए पॉजिटिवली चार्ज्ड, सबसे ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा, पॉजिटिवली चार्ज वाला लगाएगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक, उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विथ sp2 या sp सेंटर, sp2 या sp सेंटर जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और sp या sp2 में हो, ये सब कैटेगरी। फिर कौन आएगा, फिर आएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और सबसे कम आएगा न्यूट्रल sp2 एंड sp सेंटर। ये आपका ऑर्डर होगा, याद रहेगा भाई आपको ऑर्डर। सबसे पहला जिसपे फुली पॉजिटिव चार्ज हो, सबसे ज्यादा माइनस आई लगाएगा। फिर कौन, जिसपे क्या हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और साथ साथ sp2 या sp में हो। फिर कौन लगाएगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वही क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NH2, ये सब OR, ये सब। सबसे कम कौन लगाएगा, न्यूट्रल sp2 और sp। अब न्यूट्रल sp2 और sp में कौन ज्यादा लगाएगा, sp वाला ज्यादा लगाएगा क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50%, और उससे कम कौन लगाएगा, sp2 वाला। ठीक, आगे हमने इसका दिया भी होगा अगर हम देखें तो। चलिए देखिए, हमने ये आपका ऑर्डर है, माइनस आई का ये ऑर्डर है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो बताया वही है। देखिए सबसे पहले कौन है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, सब पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। देखिए उसके बाद कौन है, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, NO2 पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और sp2 होगा, Cn पे पार्शियल पॉजिटिव, ये सब हैं। ठीक है, यहां तक।
फिर कौन है न्यूट्रल इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ये देखिए न्यूट्रल इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो गए। और सबसे कम कौन है sp वाला और sp2 वाला, और ये भी क्या है sp2 वाला। तो ये ऑर्डर है, बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा माइनस आई फुली पॉजिटिव चार्ज वाला लगाएगा, उसके बाद कौन लगाएगा जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, साथ साथ एटम का हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 या sp हो, जैसे NO2 हो गया, Cn हो गया, ये SO2R हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर एसिड, ये सब। फिर प्योर न्यूट्रल इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH। फिर sp न्यूट्रल sp हाइब्रिड एटम, फिर sp2 वाला। तो ये ऑर्डर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए इसमें भी हम कॉन्सेप्ट एक ला रहे हैं, जैसे वहां हमने डीबीएन रूल लिया था वैसे यहाँ पे हम डीएमपी रूल लेंगे। वहां पे हमने प्लस आई में आपको याद होगा डीबीएन रूल लिया था, कौन सा डीबीएन, डिस्टेंस, ब्रांचिंग और नंबर। और यहां हमने क्या लिया डीएनपी, डिस्टेंस, नंबर ऑफ पावर, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, अगर इसमें आपको बताना हो, जैसे कि यहाँ पे इसमें दोनों पहले ही कार्बन पे हैं, देखिए दोनों NO2 और F दोनों पहले ही कार्बन पे हैं, ठीक। तो डिस्टेंस तो सेम है, नंबर भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, 1 2 3 1 2 3, दो स्टेज पे सेम है। तब हम क्या देखेंगे पावर देखेंगे। पावर किसका ज्यादा है NO2 का ज्यादा है, sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट में है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका प्लस माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। इसमें जब आइए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 पे F जुड़ा है, यहाँ नंबर 2 पे NO2 जुड़ा है। भले ही NO2 का पावर ज्यादा है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या है इसका कम है, इसलिए डिस्टेंस वाला जीत जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम क्या देखते हैं डिस्टेंस, फिर क्या देखते हैं नंबर, लास्ट में हम क्या देखते हैं पावर देखते हैं। अब तीसरे में आइए देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का पावर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है, लेकिन कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन है, नंबर क्या है ज्यादा, नंबर ज्यादा, इसलिए ये जीत जाएगा, इसके पास एक ही फ्लोरीन है, ठीक है। तो डिस्टेंस देखना है, पहला वाला हमने देखा पावर की वजह से, दूसरा वाला हमने दिया डिस्टेंस की वजह से, तीसरा वाला हमने क्या दिया ड्यू टू नंबर हमने दिया। तीनों तरह के एग्जांपल हमने यहाँ दे दिए। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस पे बराबर हो गया तो हम क्या देखेंगे नंबर देखेंगे, अगर नंबर पे बराबर हो गया तो हम क्या देखेंगे पावर देखेंगे। यहाँ देखिए डिस्टेंस C1 सेम, ठीक, नंबर 1 2 3 कार्बन सेम, तब हम किस पे आए पावर पे, पावर किसका ज्यादा है NO2 का पावर ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा हो गया। इसमें आएंगे डिस्टेंस अलग, इसका डिस्टेंस पहले है और इसका डिस्टेंस दूसरे पे, इसलिए ये जीत जाएगा। फिर इसमें आएंगे डिस्टेंस दोनों में सेम है, पहले पे ही दोनों में है, लेकिन यहाँ नंबर ज्यादा है, नंबर जो माइनस आई ग्रुप है उनके नंबर ज्यादा है, इसलिए ये वाला Cl वाला ज्यादा होगा। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो आपका रिस्पेक्टिव होता है। रिस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि कोई बेंजीन रिंग हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करे, कभी कभी वो प्लस आई इफेक्ट भी शो करने लगता है, डिपेंड करता है उसके जो जुड़ा है वो कैसा है। जैसे हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे सपोज करिए ये थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, हम यहाँ ठीक बना के दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये है और एक हमारा बेंजीन रिंग ये है, और इसमें हम पूछा जाए कि बेंजीन रिंग, दोनों बेंजीन रिंग कौन प्लस आई लगा रहा है और कौन माइनस आई लगा रहा है। तो देखिए यहाँ इसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp है और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 है। यस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी यहाँ बेंजीन रिंग ये प्लस आई लगा रहा है और ये ग्रुप क्या लगा रहा है माइनस आई लगा रहा है। यहाँ पे क्या है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, लेकिन चूंकि इसमें रिंग करंट है इसलिए ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ बेंजीन रिंग माइनस आई लगा रहा है और ये जो ग्रुप है वो प्लस आई लगा रहा है। तो आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग वही है,
लेकिन कभी माइनस आई लगा दे रहा है और कभी क्या लगा दे रहा है, प्लस आई लगा दे रहा है। तो वजह क्या है, वजह ये है कि साथ में जुड़ा हुआ कौन है। अगर वो बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो गया तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। और अगर वो बेंजीन से कम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हुआ तो बेंजीन माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। तो यही कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो रिस्पेक्टिव नेचर में होता है। ठीक है, अब देखिए क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, हम लोग ये देखें इंडक्टिव इफेक्ट्स के क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, इसके बारे में हम लोग आए। हमने एक वो बनाया हुआ है ग्राफ, बीच में हमने इंडक्टिव इफेक्ट दिखा दिया है। इंडक्टिव इफेक्ट की क्या खास बात है, सबसे पहला चीज इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है भाई, परमानेंट इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके का होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरा, ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। ठीक है, आगे और भी आप लोग देख सकते हैं। आगे और भी आप लोग देख सकते हैं। ये डिस्टेंस सेंसिटिव होता है, यानी डिस्टेंस जैसे जैसे सोर्स एटम से डिस्टेंस बढ़ता है इसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। इसमें केवल पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का केवल पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है इसमें। और पहले ही स्लाइड में हम बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है, वीक इफेक्ट होता है। और ये जनरली राइज किससे होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से राइज होता है। बॉन्ड में किसी एटम, एक एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, दूसरे की कम होती है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसकी वजह से मॉलिक्यूल के बहुत सारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रही उनके बारे में कुछ एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आइए हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में देखें कुछ। और जो पहला एप्लीकेशन हम लोग लेते हैं और वो लेते हैं क्या, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में पहला हम लोग लेते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। एमीन्स का बेसिक नेचर, एमीन्स का बेसिक नेचर हम लोग कैसे देखेंगे। एमीन क्यों बेसिक होता है भाई, एमीन की बेसिसिटी क्यों होती है, या बेसिक नेचर क्यों होता है किसी का, बेसिसिटी किस वजह से होती है। एमीन जो होता है वो RNH2 होता है और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। यही लोन पेयर ये डोनेशन टेंडेंसी जो होता है, डोनेशन टेंडेंसी जो होती है, ये लोन पेयर जो डोनेशन टेंडेंसी होती है, यही बेसिक नेचर का वजह होता है। तो एमीन बेसिक क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। कोई भी मॉलिक्यूल बेसिक क्यों होता है, बेसिसिटी और एसिडिटी को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। जैसे ब्रॉन्स्टेड लोरी ने डिफाइन किया है, अर्हीनियस ने डिफाइन किया है, लेविस ने डिफाइन किया है, लक्स फ्लड मॉडल, बहुत सारे मॉडल हैं। जैसे लेविस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है, लेविस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड बेस क्या होते हैं, बेस वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, एसिड वह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, वो एसिड होते हैं। क्लियर, तो हम लोग लेविस के बेसिस पे हम लोग एमीन की बेसिसिटी को बताएंगे। एमीन्स बिहेव्स एज बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। बेसिसिटी को दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कैसे ज्यादा बेसिक होगा। अगर यहाँ हम देखें तो बेसिसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी, बेसिसिटी जो होगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, एमीन्स किस बात पे डिपेंड करेगी भाई बताइए। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डोनेशन
डोनेशन टेंडेंसी। क्यों भाई? डोनेशन टेंडेंसी के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा डोनेशन टेंडेंसी होगी उतना ज्यादा एमीन की बेसिसिटी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब जितना आसानी से अपने लोन पेयर को देगा बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए बेसिसिटी को, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी किसकी बेसिसिटी कम होगी, इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल बेसिक है तो वो क्या करेगा? H प्लस निकालेगा। कोई मॉलिक्यूल बेसिक है तो क्या करेगा? H प्लस निकाल देगा, और H प्लस निकलने से जो बनता है उसको जानते हैं क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। यानी किसी का कॉन्जुगेट एसिड आपको बनाना है तो आप क्या करिए? उस मॉलिक्यूल से H प्लस निकाल दीजिए। ठीक है, उस मॉलिक्यूल से H प्लस, सॉरी ये हम लोग गड़बड़ ले लिए हैं, H प्लस निकालना नहीं है, यहाँ H प्लस देना है, सॉरी यहाँ H प्लस देना है। देखिए बेस कौन होता है, ध्यान रखिएगा, बेस कौन होता है? जो H प्लस लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। जो H प्लस लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, तो H प्लस ये लेगा, और जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल H प्लस लेता है तो क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड बनता है। और अगर ये कॉन्जुगेट एसिड जितना ही स्टेबल होगा, या कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा, यानी H प्लस लेने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, और H प्लस लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो बेसिसिटी भी ज्यादा होगी। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं बेसिसिटी ऑफ एमीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ क्या? H प्लस। H प्लस की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा हो या H प्लस लेने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा हो, वह दोनों बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम इसको H प्लस देते हैं और जो ये कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ये जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा या जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, इसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, इसकी बेसिसिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? ठीक, तो एकदम क्लियर। एक तो ये हमने बेसिसिटी बताया कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जितनी बढ़िया हो, इससे हम बेसिसिटी निकाल सकते, जितनी बढ़िया से इलेक्ट्रॉन दे उतना ही बढ़िया बेस। या दूसरा H प्लस ले, H प्लस लेने का मतलब क्या है ना, H प्लस भी किस लिए आ रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए आ रहा है, कुछ और करने के लिए नहीं आ रहा, वो भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने के लिए आ रहा है। तो H प्लस जितना तेजी से ले वही बेसिसिटी का पार्ट होगा। ठीक है ना, या तो H प्लस तेजी से ले या तो लोन पेयर आसानी से, वो दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो H प्लस इस पे अटैक करने पे जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा रहेगी इसकी बेसिसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे आप लोग कॉन्जुगेट एसिड निकालते हैं एसिडिटी में, ठीक है ना, एसिडिटी में कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं, उसी तरह से। अब देखिए बेसिकली हम लोग एमीन्स का बेसिक नेचर जो होता है वो हमने आपको डिस्कस किया ही, बताया ही, किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम। ठीक, दूसरी बात ये भी आपको ध्यान देनी है कि ठीक है नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है तो उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर हो उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी हो। ये भी हो सकता है उस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी उस एटम पे कम हो, तो अगर उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे सपोज करिए कि हमारे पास पैसे हैं, ठीक, लेकिन हमने पैसे भी किसी को दिए हैं पार्ट टाइम के लिए, ठीक, तो हमारे पास पैसे होते हुए भी हमारे पास वो पैसा अवेलेबल नहीं है, लोन पेयर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और जब लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो हमारी बेसिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन यानी पैसा देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन वही पैसा मेरे पास रहता यानी अवेलेबिलिटी भी है तो हमारी बेसिसिटी ज्यादा होती। बात समझे? ठीक है, तो वैसे ही बेसिसिटी इस बात पर भी डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ lone pair on nitrogen atom increases, basicity also increases। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ
लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला फैक्टर है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन नाइट्रोजन एटम, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम और साइज ऑफ रिंग इन साइक्लिक एमीन, इन साइक्लिक एमीन, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक, अब देखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे कैसे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा हम यहाँ देख लें। और हमने आपको बताया भी था, अगर पिछले स्लाइड के याद हो आपको, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास नाइट्रोजन है और हमारे पास नाइट्रोजन है और इसका जो लोन पेयर है वो sp3 ऑर्बिटल में है। जो लोन पेयर है वो किस में है? sp3 ऑर्बिटल। दूसरा नाइट्रोजन है, इसका जो लोन पेयर है वो sp2 ऑर्बिटल में है। तीसरा जो नाइट्रोजन है, इसका जो लोन पेयर है वो sp ऑर्बिटल में है। तो अब ये सी बात है, बताइए भाई इसमें, बताइए इसमें क्या होगा? चूंकि sp3 का एक्सपोजर ज्यादा होता है तो यहाँ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। sp2 न्यूक्लियस के करीब रहता है इसलिए यहाँ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा। sp और करीब होता है तो यहाँ पे अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, यानी लोन पेयर कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा? sp वाला ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी और यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होगी और यहाँ और ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप इधर से इधर बढ़ रहे हैं, इधर से इधर बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, यस कैरेक्टर इन लोन पेयर, इन लोन पेयर क्या कर रहा है भाई? डिक्रीज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, डोनेशन टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी और इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी इंक्रीज करेगी तो बेसिसिटी भी क्या करेगी भाई? इंक्रीज करेगी। यानी जिस लोन पेयर में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होगा उस लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर हमारा किस ऑर्बिटल में है? sp ऑर्बिटल में है कि sp2 में है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है? अगर sp में है तो आसानी से नहीं निकलेगा, बेसिसिटी कम हो जाएगी क्योंकि ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट ज्यादा रहता है, इसको निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर sp3 में है तो ये थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर रहता है, दूर रहता है तो इसको निकालने में आपको आसानी होगी। अगर यही लोन पेयर यस ऑर्बिटल में होता, यही लोन पेयर अगर यस ऑर्बिटल में होता तो इसको निकालना और मुश्किल काम है क्योंकि यस ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस से हाईली अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, तो जब अट्रैक्टेड ज्यादा होगा तो उसको निकालने में आपको दिक्कत ज्यादा होगी। ठीक है, यही अगर लोन पेयर p ऑर्बिटल में होता तो यहां से निकालना सबसे आसान होता क्योंकि p में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर रहता है तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्लियर है, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि हमारा जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में है। जिस ऑर्बिटल में है और उस ऑर्बिटल में अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तब वहां से लोन पेयर निकालना कठिन काम है, यानी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब जैसे देखिए हमने एग्जाम्पल हमने दिया है, देखिए जैसे ये है एग्जाम्पल, यहां हमने एग्जाम्पल दिया, देखिए आप ध्यान से देखिए, यहां जो लोन पेयर है वो जानते हैं किसमें है? यहाँ पे जो लोन पेयर है वो जानते हैं किसमें है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन। यहाँ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो लोन पेयर किसमें है? sp2 में है और यहाँ sp में है। तब आप खुद सोच सकते हैं कि लोन पेयर का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? sp वाले में। तो इससे निकालना कठिन है, यहाँ से निकालना थोड़ा सा इसके अपेक्षा आसान है और यहाँ से निकालना सबसे आसान है। तो जब इधर से इधर आप बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी अगर डिक्रीज होगी तो बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, ऑल्सो डिक्रीजेस, बेसिसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी।
बात क्लियर है? तो जब भी इलेक्ट्रॉन sp3 में होगा तो वहां से निकालना आसान है, sp2 में आएगा तो निकालने में थोड़ा दिक्कत होगी, sp में आ जाएगा तो और दिक्कत होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आ गया तो इसको निकालने में और दिक्कत होनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिसिटी जो हमारी है वो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी बेसिसिटी को अगर आपको बढ़ाना है तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक, अब आए थोड़ा सा इस रिंग सिस्टम पे, आइए, बड़ा अच्छा है ये रिंग सिस्टम पे। इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी और किसकी कम। किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, किसकी बेसिसिटी कम होगी, ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। तो इसमें बताइए, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम sp3 हाइब्रिडेशन की बात करें, sp3 हाइब्रिडेशन की बात करें, तो sp3 हाइब्रिडेशन में यहां हमने हाइब्रिडाइजेशन ले लिया और यहां हमने बॉन्ड एंगल लिया। तो sp3 हाइब्रिडेशन में 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड होता है। sp2 की बात करें तो यहाँ कितना होता है 120 डिग्री, और sp की बात करें तो यहाँ कितना होता है 180 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर होता है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर जो होता है, करेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड एंगल के होता है। यानी किसी का बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा बढ़ेगा उसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सभी लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हैं, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड है यानी सभी लोन पेयर sp3 में है, लेकिन तब भी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है वो हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बना रहे, देखिएगा ध्यान से, देखिए अंदर वाला बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाहर वाला बॉन्ड है ये बॉन्ड ज्यादा होगा, ये बॉन्ड 109 से बहुत ज्यादा होगा, ये बॉन्ड जो होगा वो 109 से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अंदर वाला बॉन्ड कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, होना कितना चाहिए था sp3 में 109 डिग्री। तो जब अंदर वाले बॉन्ड कम होंगे तो बाहर वाले बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो जब ये बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ना तो इसमें यस करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भले ही sp3 है लेकिन ये थोड़ा सा नाइट्रोजन की तरफ आ जाएगा। यहां देखिए यहाँ 90 डिग्री है, तब भी बाहर वाला बॉन्ड थोड़ा सा होगा ज्यादा, तो यहाँ बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। यहाँ 105 डिग्री है तो यहाँ बॉन्ड एंगल यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ रहे हैं आप, जो आउटर बॉन्ड एंगल है, आउटर बॉन्ड एंगल वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अंदर वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब आउटर बॉन्ड में बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो उन बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ेंगे, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ेगा तो जो लोन पेयर है वो सेंटर की तरफ बढ़ेगा। देखिए ये ज्यादा दूर तक फैला होगा, ये उससे कम दूर तक फैला होगा, और ये सबसे कम दूर तक फैला होगा। इसलिए इसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन काम है। ठीक है ना। तो रिंग साइज क्या हो रही है, इधर से इधर जाने पे डिक्रीज हो रही है। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है किसमें, आउटर बॉन्ड में, आउटर बॉन्ड में। और लोन पेयर कहां है, आउटर पे ही है, अंदर नहीं है। इसलिए बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी होगी क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंगल कम है, तो ये थोड़ा सा दूर रहेगा नाइट्रोजन से। और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बॉन्ड एंगल बढ़ता जा रहा है तो इसका नाइट्रोजन की तरफ जाना हो जा रहा है। ठीक है। तो रिंग साइज से भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बॉन्ड एंगल घटने बढ़ने से किस तरह से होता है। ठीक। तो
आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।